हेलो बच्चों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो 2-3 दिन के काफ़ी गैप के बाद हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा कुछ इशूज है इसलिए हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तो आपका कंटिन्यू ही क्लास होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले 6.1 जो कर रहे थे हम लोग 5 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, 5 एग्जाम्पल भी कराए थे और 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी कराए थे। तो आई होप आप लोगों ने उसको किया होगा और आगे एक्सरसाइज का बना होगा तो आप लोग बनाए होंगे, ठीक है ना। वरना आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन जो है उसके आगे का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन के आफ्टर देन जो भी क्वेश्चन है उसके आगे का क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे और जहाँ तक डिस्कस कर पाएंगे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। लेक्चर 1 तो हम लोग का हो चुका था, ये हम लोग का लेक्चर 2 है और चैप्टर का नाम क्या है, अवकलज के अनुप्रयोग, मतलब अवकलज का कुछ क्वेश्चन में हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे डिफरेंशिएशन था उसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में बोले चैप्टर का नाम तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग चैप्टर का नाम लिख देते हैं और लेक्चर नंबर लिख देते हैं। तो ये लेक्चर नंबर हम लोग का क्या है, लेक्चर नंबर हमारा दूसरा है और ये चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है ना। मतलब कि डिफरेंशिएशन जो है ना हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे, तब जो है कहता है कि आप उसको ऐसा कीजिए कि उसको क्वेश्चन में प्रयोग करके, जो दैनिक जीवन में हम लोग का अगर क्वेश्चन कुछ होता है, जैसे झील वाला क्वेश्चन बनाए थे तो ढेला क्या फेंकते हैं ना झील में, नदी में, आप लोग तो गांव में नदी में ढेला फेंकते हैं तो उसे एक तरंग जैसा बनाता है। तो यही जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है उसमें हम लोग को डिफरेंशिएशन क्या करना है, यूज करना है। जो दैनिक जीवन में काम हो रहा है उसमें हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलज का प्रयोग करना है। तो यही सब तो चीज़ है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल का जो रेडियस है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मेरे पास इंग्लिश का एनसीईआरटी बुक है, आप लोग हिंदी का रखिएगा, हाँ हिंदी माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मेरे पास इंग्लिश बुक होने के कारण हम लैंग्वेज यहाँ हिंदी लिख देंगे क्वेश्चन का शॉर्ट में, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास भी है तो क्वेश्चन हम लॉन्ग में लिख के, क्वेश्चन यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं ना बनता है। क्वेश्चन लिखने में मतलब कि टाइम जाएगा इससे ही ज़्यादा ही, ठीक है ना, ठीक में मतलब बर्बाद होगा। तो आप लोग को क्या करना, आप लोग का क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, हम शॉर्ट में यहाँ पर जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ शॉर्ट में लिख देंगे और फिर सॉल्यूशन जो हिंदी में जैसे होता है वैसे करेंगे ही, ठीक है ना। तो क्लियर है। तो देखिए कह रहा है कि सर्कल का जो त्रिज्या यानी कि वृत्त का जो त्रिज्या है वो 0.7 की दर से बढ़ रहा है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ही ना कह रहा है कि दर से 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। और कहता है आगे कि अगर इसका व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, मतलब कि वृत्त की परिधि जो है किस दर से बढ़ रही है, पूछ रहा है वृत्त की परिधि जो है किस दर से बढ़ रही है, यही क्वेश्चन है। एक में डाटा दिया है, एक में पूछा है, डेट्स इट। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका क्या त्रिज्या इतना की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या क्या कर रही है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, यानी कि त्रिज्या कहने का मतलब dr/dt, r से ही ना त्रिज्या को डिनोट करते हैं। तो dr/dt कितना हो जाएगा, dr/dt जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0.7। अगर बढ़ रही है तो प्लस में लिखेंगे और घट रही है तो माइनस में। तो यहाँ क्या कर रही है, बढ़ रही है। यहाँ अगर बढ़ रही है तो dr/dt कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए कह रहा है कि वृत्त का परिधि कहने का मतलब क्या हुआ, वृत्त का परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, और वृत्त का परिधि सी से ही सर्कमफ्रेंस बोला है तो सी से डिनोट कर देते हैं, या परिधि को पी से भी लिखते हैं। तो सी से पी से जो से लिखना हो आपको लिख सकते हैं, ठीक है ना। पी से भी पैरामीटर होता है, पैरामीटर बोले या सर्कमफ्रेंस बोले बात एक ही है। तो हम यहाँ सी या पी कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग का जो वैल्यू आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो सी लिखिए या पी लिखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हम लोग को निकालने बोला कि परिधि जो है
परिधि किस दर से बढ़ रही है, तो परिधि को हम लोगों ने c बोल दिया, तो c/dt लिख दिए, dc/dt। अब हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि जो होती है, जिसको हम लोग c से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होता है, πr² होता है। इतना तो क्लियर है ना कि πr² होता है। अब देखिए हम लोग को dc/dt करना है। अब देखिए dc यानी c का वैल्यू कितना है, πr² है, और t के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, यही ना करना है। c का वैल्यू πr² है, उसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो पाई का पाई ही रहेगा, r² का 2r हो जाएगा, और dr/dt, क्योंकि r को भी तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, r को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब 1 आएगा, लेकिन यहाँ t के रिस्पेक्ट में ना, t के सापेक्ष है, तो dr/dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं π/2r, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, r का वैल्यू यहाँ नहीं दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ वृत्त का परिधि बोला, ये तो हम क्षेत्रफल लिख दिए। वृत्त का जो परिधि होता है वो 2πr होता है। वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है, वृत्त का जो परिधि होता है वो 2πr होता है, हम क्षेत्रफल लिख दिए थे। अब देखिए अगर वृत्त का परिधि 2πr है तो यहाँ से हो जाएगा 2πr। अब 2πr को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2π सिर्फ आएगा, r तो 1 हो जाएगा, r का क्या हो जाएगा, r को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dr/dt हो गया, r को अगर dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dr/dt, 2π हो गया। तो यहाँ से 2π dr/dt का वैल्यू कितना है, 0.7, यानी कि 7 को 2 से 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4π सेंटीमीटर, 1.4π यहाँ लिखते हैं, गुना करेंगे तो ही ना आएगा। यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि dc/ जो dt आ गया, यानी कि ये dc/dt जो आ गया, ये इसका वैल्यू 1.4π आया, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि अतः वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है वो किस दर से बढ़ रही है, तो 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। यही तो लिखना था बस, ठीक है ना, यही था। हम लोग को dr/dt का वैल्यू दे चुका था, जो कि त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है लिखा हुआ है, और dc/dt किस दर से बढ़ रही है पूछा है। तो वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं कि 2πr होता है ना, तो उसको डिफ्रेंशिएट किए तो 2πr का तो 1 हो जाएगा, और फिर dr/dt लिखेंगे, क्योंकि r t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, dr/dt 2πr का dr/dt का वैल्यू दिया हुआ है, पुट किए तो 0.7 इंटू कितना होगा 2, 1.4π, और 1.4 आइए, यही तो हो गया कि वृत्त का जो परिधि है कितना दर से बढ़ रहा है, 1.4π सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। अगर प्लस में आया तो हम लोग समझिए कि बढ़ रही है, वैसे भी पूछा बढ़ ही रही है, अगर माइनस में आता तो घट रही है, लेकिन वो बोल दिया बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है, हमने आंसर आएगा। ठीक है, अगर आंसर बोला है कि बढ़ रही है, क्वेश्चन ही बोल दिया कि बढ़ेगा, तो आंसर भी आएगा बढ़ने वाला ही में, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर नोट कीजिए आप लोग, हम एक बार आंसर मैच करते हैं, ऐसे ही इतना इजी क्वेश्चन में क्या आंसर मैच करना। 7वां नंबर में चलेंगे, आप लोग नोट कीजिए। आ, 6.1 का 6 नंबर में 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड, सही है, करेक्ट है बिल्कुल। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। ये था 6 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट, सेकेंड नहीं मिनट बोला है। अगर रेक्टेंगल का लेंथ x है और वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से डिक्रीज कर रही है, एंड द विड्थ जो y है इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, वेन 8 सेंटीमीटर जो है उसका वो क्या है,
8 सेंटीमीटर जो है उसकी लंबाई है, यानी कि हम लोग को जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई x बोला है और x के रूप में हम लोग को क्या दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। लंबाई को क्या से डिनोट किया, जैसे L से डिनोट करते हैं, यहाँ पर क्या से डिनोट किया, x से, और उसका जो लंबाई दिया है कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई जो दिया है y दिया हुआ है, और y कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब कहता है कि अगर लेंथ को, रेक्टेंगल के लेंथ को क्या किया जाए, आयत के लेंथ को डिक्रीज किया जाए, आयत की लंबाई क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इसको क्या किया जा रहा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, घट रही है। देखिए क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं, वरना हम क्वेश्चन लिखने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन आप लोग के सहूलियत के लिए लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। फिर कह रहा है y इज इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब कि कह रहा है कि y इज इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ चौड़ाई जो है आयत की चौड़ाई वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक लंबाई घट रही है तो ये चौड़ाई क्या है, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो कह रहा है पहला कि आप ये निकालिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पैरामीटर और एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक में बोला है कि आप परिधि में चेंज को निकालिए, यानी कि किस दर से परिधि चेंज हो रही है, किस दर से परिधि में परिवर्तन है, परिधि की परिवर्तन की दर क्या है, ऐसे लिखते हैं। आयत की परिधि की परिवर्तन की दर, चेंज मतलब यही ना होता है परिवर्तन। तो अब परिधि की परिवर्तन की दर पूछा है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो है उसका क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, आप लोग को क्वेश्चन ही लिखने या समझाने में 5 मिनट लग जाता है, कोई बात नहीं, समझिए, इधर ध्यान से समझिए। देखिए पूरा बोर्ड इसी में भर गया। कह रहा है लंबाई जो है कितना है, 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है y है, जिसको हम लोग 6 सेंटीमीटर कह रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ लंबाई x से डिनोट किया जाता है और चौड़ाई y से डिनोट किया जाता है। लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। आयत की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, सेकेंड नहीं पर मिनट की दर से क्या हो रहा है, घट रही है। लंबाई जो है कितना की दर से घट रही है, तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो आप बताइए कि परिधि में जो है परिवर्तन की दर क्या है और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। बस एक ये दिया हुआ आयत का लंबाई किस दर से बढ़ रही है और चौड़ाई किस दर से, एक कह रहा है घट रही है आयत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ रही है, और परिधि का परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर पूछा। जैसा कि एग्जाम्पल में भी सेम क्वेश्चन कराए थे ना, सिर्फ डाटा चेंज कर दिया, एग्जाम्पल में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आइए हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। आयत का लंबाई क्या है, आयत का लंबाई x से डिनोट कर रहा है, तो dx/dt, और ये क्या है, घट रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्यों लिखेंगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट तो लिखेंगे ये, क्योंकि हम लोग का लंबाई लिख रहे हैं, dx/dt किस दर से चेंज हो रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट से, ये तो चेंज हो रहे हैं। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि घट रही है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए y क्या डिनोट कर रहा है, चौड़ाई को, तो dy/dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट से बढ़ रही है, तो इसमें माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो है बढ़ रही है। अब हम लोग से पूछा है क्या, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है हम लोग से क्या, इसमें हम लोग से पूछा है कि परिधि को हम लोग p से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर परिधि को p से डिनोट कर रहे हैं, तो dp/dt पूछा है। और दूसरा में पूछा है क्या, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग से पूछा है
कि क्षेत्रफल एरिया को ए से डिनोट करते हैं, तो dA/dt क्या है, ये दोनों पूछा है, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग को दे दिया है वैल्यू क्या, x बराबर क्या दे दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और y बराबर क्या दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये डाटा हम लोग लिख दिए, तो जो ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है उसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर हम लोग डाटा जो ये तो हम लोग को क्वेश्चन आप लोग को लिख कर समझाएं, ठीक है ना, बहुत मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है। अगर डायरेक्ट हम इतना लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए पहले जो क्वेश्चन लिखें, फिर उसके बाद जो डाटा उसको एक जगह लिखे समझाएं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हम मिटा देते, क्वेश्चन का जरूरत ही नहीं, जो लिखना था हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, जो जो निकालना है हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट करिएगा, तो पहले इसको नोट कीजिएगा, पहले इसको नोट करने के बाद फिर ऊपर आइएगा नोट करने। अब देखिए, हम लोग को पहला पार्ट में क्या कर रहा था, पहला पार्ट में dP/dt यानी परिधि किस दर से चेंज हो रही है, यही ना निकालने बोला था। ए पार्ट का ये था और ये बी पार्ट का था ना। तो हम लोग को ये दोनों निकालने बोला था। अब हम लोग जानते हैं क्या, आयत का जो परिधि होता है क्या होता है, आयत का, इसको ऊपर लिखिए, आयत की परिधि क्या होती है 2x + y, क्योंकि यहाँ लंबाई क्या है x है और चौड़ाई y है, इसे 2 × l + b लिखते हैं, लेकिन यहाँ लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो x + y लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोग को फाइंड बोला करने dP/dt, यानी कि p का वैल्यू कितना है 2x + y, यही ना है। और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा dx/dt ही रह जाएगा, और y का क्या हो जाएगा dy/dt हो जाएगा। समझ में आया कुछ। 2 एक कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, x को t के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या, x को x के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो 1 आता है, लेकिन यहाँ क्या है, x को t के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो dx/dt हो जाएगा, और y को t के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो dy/dt हो जाएगा। अब देखिए, 2 dx/dt का वैल्यू कितना है -5 है, और dy/dt का वैल्यू कितना है 4, समझ में आया ना। 2 हो गया, dx/dt का वैल्यू -5 दिया हुआ है, और dy/dt का 4 जो चौड़ाई में चेंज था और लंबाई में चेंज था, दोनों दिया था ना। अब देखिए 2 -5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -1, यानी कि -2 आया। यानी यहाँ से पता चलता है कि अतः आयत का जो परिधि जो है क्या हो रही है, -2 सेंटीमीटर/मिनट से घट रही है। माइनस का मतलब यही ना है कि घट रही है, माइनस का मतलब यही है कि घट रही है। तो हम लोग को पता चल गया कि परिधि -2 सेंटीमीटर/मिनट से घट रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, ए पार्ट हम लोग का कंप्लीट होता है, तो ए पार्ट आप लोग मिटाइएगा, ठीक है ना। आप लोग मिटाइएगा मतलब नोट कीजिएगा, हम इसको मिटाएंगे। ए पार्ट को नोट कीजिएगा, जो भी है बोर्ड पर नोट कीजिए। अब हम लोग को बी पार्ट निकालना है, ए पार्ट तो फाइंड कर दिए, आप लोग नोट कीजिए और फिर बी पार्ट आप लोग को बताते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल की बात करें, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है L × B, मतलब कि यहाँ पर क्या है x है और y है। अब इसको हम लोग क्या करना है dA/dt करना है, b पार्ट ही ना कह रहा है dA/dt कह रहा है, b पार्ट dA/dt कह रहा है। अब तो a के जगह क्या लिखेंगे x × y, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हम लोग x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को वैसे ही छोड़ देंगे, u × v रूल लगेगा। अगर u को डिफ्रेंशिएट करते थे तो v को ऐसे छोड़ देते थे, तो v को डिफ्रेंशिएट करते थे तो u को ऐसे छोड़ते थे। तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को ऐसे छोड़ देंगे, तो x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dt होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को ऐसे छोड़ेंगे, अगर x को डिफ्रेंशिएट किए तो y को एग्जैक्टली वैसे छोड़ दिए, x को डिफ्रेंशिएट किए तो dx/dt हुआ ना। और अगर y को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x को ऐसे ही लिख देंगे, x को सेम टू सेम लिख देंगे, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dt हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए y का वैल्यू देखिए कितना है 6 है, y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है ना, और dx/dt कितना है -5 है, dx/dt कितना है
-5 है, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 8 है ना, और dy/dt कितना है, 4 है। अब यहाँ से देखिए -30 और 8 चौक 32, कितना आया, 2, ये भी 2 आया, लेकिन एक आया था माइनस में ये आया था परिधि जो आया था -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये अगर माइनस में आया था तो पता चला घट रहा है, लेकिन ये प्लस में आया तो क्या पता चलता है कि बढ़ रहा है। क्षेत्रफल जो है आयत का क्या हो रहा है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या है, बढ़ रही है। 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, की दर से क्या है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। आप लोग नोट कीजिएगा इसको, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। 6.1 के 7 नंबर -2 सेंटीमीटर, ये है जो हम लोग को क्षेत्रफल ने है, तो स्क्वायर होगा ना, क्षेत्रफल क्या आता है, स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं। देखिए आप लोग काफ़ी आराम से पढ़िएगा, हम काफ़ी आराम से 10 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। 10 मिनट में क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। आराम से समझिए, बहुत प्यार से समझा रहे हैं, ठीक है ना, तो आराम से समझिए, ठीक है। और आराम से नोट कीजिए, वीडियो रोक कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझिए आराम से। देखिए हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा गौर से। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मतलब एक बलून है, गुब्बारा है, जो हमेशा एक गोला के रूप में रहता है। एक बैलून है जो हमेशा क्या रहता है, गोला के रूप में रहता है, ठीक है ना। तो फाइंड द रेट ऑफ इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस किसके साथ इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो लेटर ऑन जो बाद में 10 सेंटीमीटर हो जाए। देखिए कहता है कि आर इसका 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये गुब्बारा जो है किसके है, गुब्बारा जो है वो गोला के रूप में है। गुब्बारा जो है कैसा है, गोला के रूप में है। तो हम लोग से पूछा है कि पूछा क्या है कि किस दर से, फाइंड द रेट ऑफ वॉल्यूम विच इंक्रीजिंग। हाँ, गुब्बारा का जो है आयतन किस दर से बढ़ रही है, आयतन किस दर से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है ना, किस दर से बढ़ रही है, हाँ किस दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। कहता है कि क्या गुब्बारा जो है गोले के आकार का, गुब्बारा का आयतन किस दर से बढ़ रही है, गुब्बारा का जो वॉल्यूम है किस दर से बढ़ रही है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं गुब्बारा का आयतन क्या हो जाएगा, गुब्बारा का आयतन मतलब एक गोला के आकार का है, तो इसका गोला के आकार का है, तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3। आयतन को हम लोग यहाँ क्या v से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो 4/3 पाई r क्यूब, यही ना होता है वॉल्यूम। गुब्बारा कैसा है, गोले के आकार का, स्फेरिकल है, तो गोला ही ना हुआ। तो गुब्बारे का जो आयतन है क्या हो जाएगा, एक गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, तो वही हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग से पूछा है dv/dt पूछा है, यही ना पूछा है। तो v का वैल्यू क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, यही ना है।
v का वैल्यू बाई डी टी। 4/3 पाई को बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और आर क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा? 3r² हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन सही का है ना? एक बैलून, हाँ देखिए हम आप लोग को 7 क्वेश्चन बताएं, ये 8 नहीं 9 बता रहे हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ गए, ठीक है ना? 8 अगले बार डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना? 8 क्वेश्चन जो है ये 8 नहीं 9 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर डिस्कस नहीं किए, क्वेश्चन मतलब कि आगे बढ़ गए हम लोग, ठीक है ना? तो कोई बात ना, इसके बताने के बाद हम लोग जो क्वेश्चन छूटा हुआ 8 नंबर उसको बता देंगे, ठीक है ना? आगे क्वेश्चन बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं, हम इसके बाद डिस्कस कर देंगे। तो कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि एक बैलून है जो ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल है जब वेरिएबल रेडियस जो है उसका वेरिएबल रहता है। रेडियस जो है उसका क्या वेरिएबल रहता है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग एट द रेट और रेडियस व्हेन द लेटर ऑन 10 सेंटीमीटर। यहाँ से समझ में आया ना? आर क्यूब का क्या हो जाएगा? आर क्यूब का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3r², क्योंकि आर क्यूब क्या है 3 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? dr/dt हो जाएगा। dr/dt हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना? अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। और एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन गौर से पढ़ते हैं। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल है जब वेरिएबल रेडियस जो है इसका वेरिएबल है। फाइंड द रेट ऑफ विच विथ वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद द रेडियस के साथ वॉल्यूम जो बोला है ना वो रेडियस के साथ, यहाँ रेडियस के साथ करना पड़ेगा, तो 3r²। अब ठीक है, कहता है कि द वॉल्यूम फाइंड द रेट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस के साथ इसका क्या इंक्रीज करेगा? वॉल्यूम व्हेन द लेटर बाद में जो इसका है वो 10 सेंटीमीटर हो जाता है। क्वेश्चन देखिए गौर से, यहाँ dt नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो बोला है ना r के सापेक्ष में, त्रिज्या के सापेक्ष में, मतलब त्रिज्या के सापेक्ष में बोला या त्रिज्या के साथ बोला है कि ये वॉल्यूम किस दर से इंक्रीज करेगी, किस दर से बढ़ रही है। गुब्बारा को जो आयतन है किस दर से बढ़ रही है? किसके साथ? त्रिज्या के साथ। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे? त्रिज्या लिखेंगे, dr लिखेंगे, dt नहीं। अब ये 3 कट गया तो 4 पाई, r का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ था, बाद में क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। तो ये 400 पाई हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होगा और तो 400 हो जाएगा, 400 पाई। अतः लिख देंगे कि गुब्बारा का जो आयतन है, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, कितना से? 400 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना? इतना की दर से बढ़ रही है। समझ में आया ना? यही था हम लोग को सॉल्व करना। तो हम लोग का 9 नंबर 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर होगा, क्योंकि नीचे क्या है? रेडियस है, तो रेडियस भी क्या होगा? सेंटीमीटर में ना होगा। नीचे क्या है? रेडियस है। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो रेडियस भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर की दर से क्या होगा? बढ़ रही है आयतन, ठीक है ना? इतना समझ में आया? ये हम लोग का था 6.1 का 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 8 पर आते हैं। 8 डिस्कस नहीं ना किए, 8 नंबर पर आएंगे। एट नंबर क्वेश्चन पर देखिए, इसको मिटा देते हैं अब। ये था हम लोग को 9 नंबर। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये भी सेम गुब्बारा वाला ही है।
8 नंबर भी क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गुब्बारा है जिसको हम लोग ने एस्फेरिकल बोला है, गुब्बारा है जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, गोला बोला है, ठीक है ना। एक गुब्बारा है जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, गोला बोला है। इसमें भी यही कह रहा है इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर। देखिए इसका जो है, इसमें जो क्या किया जाता है, पंपिंग किया जाता है, मतलब हवा ये सब भरा जाता है। तो इसका वॉल्यूम जो है इज बीइंग, वॉल्यूम जो है, इसका जो वॉल्यूम है dv बाई dt का जो वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से इसको भरा जाता है। 900 क्या है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इसमें क्या है, पंपिंग किया जाता है, मतलब कि हवा भरा जाता है। इसमें जो है बैलून में जो है, गुब्बारा में जो है वॉल्यूम भरा, मतलब हवा भरा जाता है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। तो ये अगर इतना की दर से भरा जा रहा है तो ये dv बाई dt का ही ना वैल्यू होगा, वॉल्यूम का ही दर ना है। मतलब आयतन की दर क्या है, गुब्बारे की आयतन की दर किस दर से बढ़ रही है, गुब्बारे की आयतन जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज। कह रहा है कि गुब्बारे का जो वॉल्यूम है, हाँ, गुब्बारे का जो त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है। आने की हम लोगों से dr बाई dt पूछा है और r 15 सेंटीमीटर दे दिया, डेट सीट। समझ में आया कुछ? क्वेश्चन में जो है वो कह रहा है कि गुब्बारे का जो त्रिज्या किस दर से, गुब्बारे का जो त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है। ये जो है r त्रिज्या से डिनोट, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो गुब्बारे का जो त्रिज्या है किस दर से बढ़ रही है, गुब्बारे का जो त्रिज्या है किस दर से बढ़ रही है। ये न बोला कि किस दर से बढ़ रही है, जहाँ r कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर r 15 सेंटीमीटर हो जाता है तो उसका त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है वो बताइए। जबकि हमको ये बता दिया है कि उसका जो वॉल्यूम है, आयतन जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ रही है। उसका जो आयतन है वो किस दर से बढ़ रही है, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से आयतन बढ़ रही है। और त्रिज्या किस दर से बढ़ेगी ये बताइए, जहाँ r 15 सेंटीमीटर दिया है और गुब्बारा एक गोला है। क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन में कह रहा है कि गुब्बारा एक गोला है जिसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, जो किस दर से बढ़ रही है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ रही है। त्रिज्या किस दर से बढ़ेगी ये आप बताइए। और r जो दिया है 15 सेंटीमीटर दे दिया है। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या, गुब्बारे का आयतन पहले लिखते हैं। गुब्बारा के आयतन क्या हो जाएगा, गुब्बारा का आयतन जो हो जाएगा वो 4/3, गोला है ना तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब हम लोग को dv बाई dt जो कि क्या दिया हुआ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। और अगर हम लोग क्या करें 4/3 v का वैल्यू रख दें, 4/3 पाई r क्यूब इसका वैल्यू है ना, और dt इधर तो 900 ही रहेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r² हो जाएगा। r क्यूब का 3 आगे आएगा और पावर 1 कम होगा तो 3r² होगा ना, 3 से 3 कट गया। अब देखिए इधर क्या है 900। एक सेकेंड, यहाँ पर एक चीज़ और है कि dr बाई dt भी आएगा, dr बाई dt भी आएगा, क्योंकि r को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो dr बाई dt आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा dr बाई dt इज इक्वल टू 900 बाई, इधर जो है 4 पाई है, 4 पाई r² वो डिवीजन में आ जाएगा। कुछ समझ में आया? 900 है, dr बाई dt का वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, क्योंकि dr बाई dt इसी का ना वैल्यू निकालना है, dr बाई dt इसी का ना वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आगे 900 है, 4 पाई और r², 4 पाई r² जो गुणाम है उसको क्या करेंगे, भागम कर देंगे। 4 पाई r² जो गुणाम है, 4 यहाँ पाई यहाँ, r² जो गुणाम है उसको भागम कर देंगे। अब देखिए dr बाई dt 900, 4 पाई, r का वैल्यू कितना दिया, r का वैल्यू 15 दे दिया, 15 दे दिया है, ठीक है ना, 15। अब ये बात को समझिए क्या कि ये 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके 4 तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 × 15 × 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 900 आएगा। तो 900 से
कट जाएगा। 15 × 15 × 4 को 9 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 900 आएगा, तो 900 बाई 900 1 ही कट जाएगा। तो हम लोग को dr/dt जो आया वो कितना आया, 1/पाई आया। dr/dt कितना आया, 1/पाई आया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिज्या जो है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से 1/पाई जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या है, बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। यहाँ त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, की दर से, यहाँ की दर से लिखना है, की दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या जो है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट कीजिएगा। ये हम लोग का 8, 9 तो पहले ही डिस्कस कर दिए, तो हम लोग का 8 क्वेश्चन 9 यानी कि हम लोग 4 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, 6, 7, 8 और 9 तो पहले डिस्कस कर लिए। तो अब हम लोग 10 पर आएंगे, फिर उसके बाद 11 क्वेश्चन है, फिर 12 क्वेश्चन है, फिर 13 क्वेश्चन है, उसके बाद 14 में भी थोड़ा सा है, 15 से थोड़ा, 15, 16, 17, 18 में कोई टाइम नहीं लगेगा। टाइम लेता है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को समझाना है तो इसलिए समझाने में वक्त लगता है, इसलिए टाइमिंग लग रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को नहीं, सॉरी, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन जो बोर्ड पर बताएं इसको नोट कीजिएगा। इसको मिटाते हैं। आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबा है। एक सीढ़ी है, ये क्या है, सीढ़ी है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। ये सीढ़ी है जिसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है। इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको एक दीवार की सहारे, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट, यानी द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो सीढ़ी है, पहली बात तो एक दीवार से लगा हुआ है। ये क्या है, ये 5 मीटर लंबा है, और ये 1 सेकेंड, ये 5 मीटर लंबा है, और ये क्या है, एक सीढ़ी है। अगर ये सीढ़ी है, ठीक है ना, ये एक सीढ़ी है, और अगर हम लोग ये जो है 4 मीटर दीवार, और ये क्या है, दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये सीढ़ी है। ये जो सीढ़ी का जो लेंथ है, आप लोग समझिएगा, ये दीवार है, दीवार, ये क्या है, दीवार है, और इस पर एक हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, एक हम लोग सीढ़ी लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं, सीढ़ी। इस पर एक हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, सीढ़ी। अब ठीक है, और इसका जो लंबाई है वो कितना है, 5 मीटर, और दीवार से ये कितना दूर है, तो 4 मीटर दूर है। दीवार से ये 4 मीटर दूर है, और इसको जो है सीढ़ी को अगर धीरे धीरे खींचते जाएंगे, क्या होगा, देखिए कि अगर इस सीढ़ी को यहाँ से खींचते जाएंगे, जैसे नीचे से सीढ़ी लगाते हैं दीवार के सहारे, दीवार को सीढ़ी हमेशा सीधे तो नहीं लगाते हैं, दीवार के सहारे सीढ़ी, जैसे मान लीजिए सीढ़ी है तो यहाँ कैसे लगेगा, दीवार के सहारे अटका देंगे, और यहाँ से ऐसे ऐसे क्या होगा, इस पर चढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके, ठीक है ना, सीढ़ी ऐसे ना छत के सहारे टिका हुआ रहता है, तो छत के सहारे टिका हुआ रहता है, तो यहाँ से हम लोग चढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस सीढ़ी को यहाँ जमीन, बॉटम मतलब वही बोला है कि जो जिसका जो निचला सिरा है जो ज़मीन पर टिका हुआ, इसको अगर हम लोग खींचे, किस तरीके से खींचे, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसको खींचेंगे,
सिंपल सा इतना समझिए कि अगर खींचेंगे तो ये सीढ़ी यहाँ से ढूलते जाएगा, जैसे जैसे इसको इधर खींचेंगे मतलब कि ये सीढ़ी क्या होता है, नीचे आता जाएगा, आ जाएगा ना। अगर इस सीढ़ी को नीचे इधर खींचते जाएंगे तो इसका ऊंचाई क्या होता है, कमता जाएगा ना, ऊंचाई क्या होगा, कमता ही जाएगा, सीढ़ी धीरे धीरे क्या आएगा, नीचे आएगा। जैसे कि ये दीवार है तो ये दीवार है तो सीढ़ी फिर यहाँ आ जाएगा, सीढ़ी यहाँ आ जाएगा, फिर ढूलते ढूलते सीढ़ी यहाँ आ जाएगा, ऐसे ऐसे घटते जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि अगर हम लोग सीढ़ी को यहाँ से खींचते चले जाएं तो ये सीढ़ी ढूलता जाएगा, तो किस दर से ढूलेगा ये बताना है। तो हम लोग को जो बोल दिया है ये क्या दे दिया, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ये बेस है तो बी बोल देते हैं, और इसको हाइट है तो एच बोल देते हैं, ठीक है ना, ये एच हो गया, ठीक है ना। इसको बोल देते हैं हम लोग 5, ये है ही है। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं क्या कि ये बी बन गया, बेस है और ये हाइट है। तो हमारा जो बेस चेंज हो रहा है वो dB/dt किस तरीके से चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आधार जो है इसको खींचा जा रहा है किस दर से, dB/dt, इसको b बोले तो dB/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से खींचा जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ही बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ के आप लोगों को समझा देते हैं। क्वेश्चन बाकी जो समझाना समझा दिए। एक सीढ़ी है जो 5 मीटर क्या है, लंबा है, 5 मीटर लंबा बोल दिए। अब कह रहा है 5 मीटर लंबा, तो ये भी सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं खींचा जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होगा मीटर में, मीटर में नहीं दिया, सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही दिया। कोई बात नहीं, अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया तो इसको देख लेंगे पहले। देखिए अगर इसके सीढ़ी को जो है दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसको क्या कर रहा है, खींचा जा रहा है। अगर इसको किस दर की हाइट से ये डिक्रीज होगा, मतलब इसका जो हाइट जो है क्या होगा, घटता ही जाएगा, तो डिक्रीज होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा ना। घट रहा है, हाइट किस दर से घटेगी, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। आप देखिएगा जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा। तो किस दर से घट रही है, अगर ये 4 मीटर दीवार से क्या हो, दूर हो। समझ में आया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 5 मीटर लंबा सीढ़ी है, एक दीवार है जिसका हाइट h है, हम लोगों ने माना, बेस b है, 4 मीटर, ये दीवार से दूर है। दीवार से कितना दूर है, ये ज़मीन वाला, ये जो ज़मीन और यहाँ का जो दूरी है वो कितना है, 4 मीटर है। क्यों, क्योंकि ये दीवार के जो अनुदिश जो टिका हुआ है वो यहाँ बॉटम से यानी कि नीचे वाला जो सिरा है, इसका सिरा से जो दूरी कितना है, 4 मीटर, क्वेश्चन में ही दिया है। अगर हम लोग इसको खींचे यहाँ से तो ये हाइट डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा, तो किस दर से घटेगा यही पूछा है। और इसका जो चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से चेंज हो रहा है। अब एक चीज़ यहाँ समझिएगा कि दीवार का हाइट हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, जब ये 5 हो ये 4 हो तो कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर जानते हैं ना, एक त्रिभुज ही ना बन रहा है, तो त्रिभुज बन रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर, यहाँ से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं ना। तो यहाँ से समझिए कर्ण का वैल्यू कितना, 5 पे ही ना, कर्ण 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का वैल्यू कितना है, लंब तो h है, इसको हम लोग को निकालना है। आधार क्या है, आधार है 4, आधार b का स्क्वायर बोल, b नहीं, यहाँ 4 लिख देते हैं डायरेक्ट, 4। अब b h जो है लंब, h जो है h स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यहाँ से ऐसे करते हैं कि 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा h का स्क्वायर और प्लस 16, यही ना हो जाएगा। अब यहाँ से h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 25 माइनस 16, यहाँ से ये देख लीजिए 25 से 16 इधर आएगा, ये है h स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा h। अब h जो है h स्क्वायर, अब h स्क्वायर, h का वैल्यू 3 भी आएगा और -3 भी आएगा, तो हाइट अगर माइनस में होगा, हाइट तो कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो ये हट जाएगा। तो h जो हमारा हाइट आया वो कितना मीटर आया, 3 मीटर आया। हाइट जो आया हम लोग को कितना मीटर आया, 3 मीटर। यहाँ से हम लोग हाइट निकाल लिए, एक +3 आएगा, एक -3, लेकिन हाइट कभी भी माइनस होगा, नहीं होगा, तो -3 हो गया, सॉरी 3 मीटर हो गया। चेंज भले हाइट जो है परिवर्तन की दर क्या है, तो वो माइनस में होगा, वो अलग बात है कि चेंज कह रहा है कि किस परिवर्तन की दर से चेंज हो रही है, तो वो माइनस में होगा। लेकिन ये जो एक्चुअल जो वैल्यू है हाइट का वो माइनस है। हाइट मतलब क्या, एक दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो दूरी, दूरी कभी माइनस होता है, आप लोग 9 क्लास में दूरी और विस्थापन पढ़े थे, तो दूरी कभी माइनस होता है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक एक दूरी ही है ना, तो दूरी कभी माइनस नहीं होगा, बस सिंपल सी बात। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यानी कि फिर से यहाँ से आते हैं, अब
एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है, यही ना है। एच का स्क्वायर ये क्या था, यहाँ आधार का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, और ये क्या है 5 का स्क्वायर। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा 2h और डी बाई डी हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 2b db बाई dt हो जाएगा। कहाँ से हुआ, एक h है और एक बेस b है, और इक्वल टू कर्ण, कर्ण को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है तो 0 आएगा, कर्ण एक कांस्टेंट है तो क्या आएगा 0 आएगा। अब 2h का वैल्यू कितना है, h हाइट जो है इसका वैल्यू 3 है, प्लस नहीं 2h जो वैल्यू है, अब डी बाई डी तो हम लोग को क्या करना है, निकालना है, डी बाई डी निकालना है। अब 2b का वैल्यू कितना है 4 है, और db बाई डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, db बाई डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ। हालांकि इसका जो सेंटीमीटर में नहीं देना चाहिए, ये हमको डाउट लग रहा है, यहाँ सेंटीमीटर में कैसे दे दिया वैल्यू। हाँ सेंटीमीटर ही दिया हुआ 10 में, या फिर 5 सेंटीमीटर यहाँ होना चाहिए, क्योंकि सब वैल्यू मीटर में सेंटीमीटर में रहना चाहिए। अगर ये मीटर में दिया है तो ये मीटर तो ये भी मीटर में होना चाहिए, या फिर ये सेंटीमीटर में है, 4 मीटर भी मीटर ही दिया हुआ। खैर छोड़िए, हम लोग को कॉन्सेप्ट पर यहाँ समझने का ज़रूरत है। यहाँ मीटर, हालांकि मीटर देना नहीं चाहिए, हम मीटर किस दर से चेंज हो रही है तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से चेंज हो रही है, और इसलिए यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 जो है क्या है, और 3 जो है यहाँ पर h का वैल्यू है, यहाँ b का वैल्यू कॉमन लेंगे तो उधर 0 चला जाएगा। खैर छोड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, हालांकि दिक्कत क्या नहीं होगा, सेंटीमीटर में ही देना चाहिए। चलिए हम लोग सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग सेंटीमीटर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि सब का वैल्यू सेंटीमीटर में ना होगा, इस दर से चेंज हो रहे तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ 2 हो जाएगा, h का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। h का वैल्यू 3 है, डी बाई डी का वैल्यू निकालना है, 2b db बाई डी का वैल्यू दे दिया था क्वेश्चन में, db बाई डी का वैल्यू दे रहा था ना, क्या कि इस अनुदेश के अनुसार खींचा जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, तो यही था ना 2, और b का वैल्यू भी कितना है 4 है, b का वैल्यू 4 है और ये 2 है, डी बाई डी का वैल्यू निकालना है, और h का वैल्यू 3 है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा कि 2 तिया 6 डी बाई डी, और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16, 4 दूनी 8 8 दूना 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिटा देना, इसको मिटा देते, इसका कोई ज़रूरत है नहीं। हम लोग को डी बाई डी निकालना है, तो देखिए डी बाई डी जो हो जाएगा इज इक्वल टू -16, 16 उधर जाएगा -16 बाई 6, तो डी बाई डी जो आ जाएगा 8 दूना 16, 2 8 16, 2 तिया 6, तो -8 बाई 3। यानी कि हम लोग को यहाँ से पता चलता है क्या, कि जो उसका जो है ऊंचाई किस दर से घट रही है, क्या बोला था कि हाइट किस दर से डिक्रीज हो रही है। तो दीवार की जो हाइट है, दीवार की जो हाइट है वो किस दर से डिक्रीज हो रही है, दीवार की हाइट 1 फुट ऑफ द लैडर, जब सीढ़ी क्या हो फुट पर हो। तो देखिए यहाँ पर हम अतः करके लिख देते हैं, आप लोग लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः दीवार की ऊंचाई जो है, दीवार की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से की दर से घट रही है। समझ में आया ना। आप लोग पहले यहाँ से नोट कीजिएगा, ये नोट करके यहाँ तक आइएगा, ये भी नोट करना है। ब्लू वाला ये तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में एक फिगर बनाए, फिगर आप लोग भी बनाइएगा, बेहतर ही रहेगा। तो फिगर आप लोग भी बना लीजिएगा, बेहतर रहेगा। और फिर यहाँ तक नोट करिएगा। फिर यहाँ से नोट करने के बाद में जो अतः अंतिम में लिखते हैं ना, वही अंतिम में लिखें। तो ये अंतिम में आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं था कहीं, हम लोग मिटाना भी नहीं चाह रहे थे, तो सोचे यहाँ लिख देते हैं। तो लिखिएगा अंतिम में कि अतः दीवार का ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। हम माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि जब घट रही है बोल ही दिए तो उसका मतलब भी तो माइनस ही होता है, कि घटना का मतलब माइनस। तो यहाँ पर माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ बोल देंगे कि 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। ये हम लोग का क्वेश्चन कितना 10 नंबर था, आप लोग नोट कीजिए।
अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, इसको जल्दी से नोट करिए। देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए इसको मिटा देते, इस जगह छूट कर छेक रहा है, क्योंकि फिर हम लोग को लिखने में दिक्कत हो जाता है क्या इसके कारण, तो इसलिए मिटा दिए चैप्टर का नाम। अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन जो है 11 नंबर, एक पार्टिकल है जो मूव करता है अराउंड द कर्व। एक जो पार्टिकल है यानी एक कण है, जैसे ये हमारा एक कर्व है, तो ये कर्व पर एक पॉइंट है। जैसे कि हमारा एक ये क्या है, एक वक्र रेखा है, ये क्या है, वक्र रेखा है। वक्र रेखा पर एक पॉइंट है, ठीक है ना, एक पॉइंट है, एक पार्टिकल वही कह रहा है मूव कर रहा है ऑन द कर्व, और कर्व का जो समीकरण दिया हुआ वो दिया हुआ है 6y = x³ + 2। जो कर्व का समीकरण दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 6y = x³ + 2। अब कह रहा है कि पॉइंट को, उस पॉइंट को आप फाइंड कीजिए जो कर्व के y का जो निर्देशांक है वो x के निर्देशांक का 8 गुना, x का निर्देशांक इज चेंजिंग, ये जो चेंज कर रहा है dy/dt जो चेंज कर रहा है वो dx/dt ये 8 गुना चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। देखिए सिंपल सा हम लोग समझते हैं कि y का जो निर्देशांक है, एक y का निर्देशांक, यहाँ पर एक y का निर्देशांक होगा और x का निर्देशांक होगा ना, x और y का निर्देशांक होगा ना। अब समझिए पहले क्या दिया हुआ है, 6y + x³ कर्व जो मूव करता है, यानी कि देखिए वक्र रेखा का जो समीकरण है, वक्र रेखा का जो समीकरण है क्या है, 6y = x³ + 2 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि कह रहा है ना कि x और y का जो निर्देशांक है, यानी कि जो चेंज हो रहा है dy/dt और dx/dt, यानी x का निर्देशांक और y का जो निर्देशांक चेंज हो रहा है, x का निर्देशांक और y का निर्देशांक जो चेंज हो रहा है, y का निर्देशांक 8 गुना चेंज हो रहा है और dx/dt। एक बात समझिएगा यहाँ कि 2 और 4 है, 2 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा, यानी कि छोटा नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। इसी तरीके से 3 और 9 लिखें तो 3 छोटा नंबर है, बराबर करने के लिए छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि छोटा नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है बराबर करने के लिए। क्या करना पड़ता है, छोटा नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है बराबर करने के लिए, ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो अगर हमारा dy/dt है, ठीक है ना, और ये हमारा 8 गुना है, ये हमारा dy/dt जो है 8 गुना है, तो इसको अगर बराबर करना है तो छोटे नंबर कौन पड़ रहा है, ये तो 8 गुना ऑलरेडी है, dx/dt के तुलना में 8 गुना है ये। तो अगर बराबर करना है तो छोटा तो हमारा dx/dt है ना, छोटा कौन है, ये है। तो बराबर करने के लिए 8 गुना हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब बराबर होगा, क्योंकि dy/dt जो है ऑलरेडी 8 गुना है। अगर इसमें 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 8 गुना था, 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे 16 हो जाएगा, 16 गुना। लेकिन यहाँ हम लोग को dy/dt ऑलरेडी 8 गुना है, तो बराबर करने के लिए छोटा जो dx/dt है उसमें 8 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्लियर है। अब ये देखिए ये वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग को 6y x³ + 2 है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है t के रिस्पेक्ट में। तो ये 6 कांस्टेंट हो जाएगा, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dt हो जाएगा, और x³ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को सॉल्यूशन था ना, ये हमारा सॉल्यूशन है।
सॉल्यूशन है। ये तो फिगर में समझाए हैं, तो फिगर वाला आप लोग नोट करना हो तो नोट कीजिएगा, वरना नहीं भी नोट करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर वाला है ये पार्ट। अब यहाँ से सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं तो 6dy/dt हो जाएगा और x³ का 3x² dx/dt हो जाएगा। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x³ को 3 आगे करेंगे और क्यूब में से एक पावर कम करेंगे तो 3x² dx/dt, और 2 एक कांस्टेंट है, 2 एक क्या कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप बात को समझिएगा कि 6 और हम लोग से बोला क्या है, हम लोग से निकालने क्या बोला, ये तो ध्यान ही नहीं दिए, क्या बोला है निकालने, हम लोग को निकालने बोला है क्या कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर वो पॉइंट को फाइंड करना है, कर्व पर पॉइंट को फाइंड करना, यानी कि x का क्या होगा वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा। यानी कि पॉइंट फाइंड करने का मतलब क्या, जैसे कि हमको पता लगाना है कि कोई आदमी कहाँ रहता है, तो कहाँ रहता है का क्या मतलब है कि उसके घर का एड्रेस पता करेंगे, उसके ज़िले का एड्रेस पता करेंगे, ठीक है ना, उसके प्रखंड का एड्रेस पता करेंगे, यही तो पता करेंगे। तो हमको अगर कर्व पर कोई पॉइंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर कोई कर्व पर पॉइंट फाइंड करना है तो हम लोग को x का निर्देशांक और y का निर्देशांक, वही तो उसका लोकेशन है, किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए उसका लोकेशन का ज़रूरत होता है। तो x और y का लोकेशन क्या है, x का निर्देशांक है और y का निर्देशांक, अगर x और y का निर्देशांक निकाल ले तो हमारा उस पॉइंट का एड्रेस निकल जाएगा। वही तो बोला कि पॉइंट को फाइंड कीजिए कर्व पर, वो पॉइंट को फाइंड कीजिए जिसका dy/dt जो चेंज हो रहा है dx/dt का 8 गुना है, dy/dt जो चेंज हो रहा है 8 गुना, तो उस पॉइंट को फाइंड कीजिए जहां पर ये ऐसा हो रहा है कंडीशन, जैसे कि अभी के मौसम में क्या आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो आप उस क्षेत्र को निकालिए जहां पर बारिश हो रहा है, तो उस क्षेत्र का एड्रेस निकालेंगे, ही तो करेंगे, जहां पर बारिश हो रहा है उस क्षेत्र का एड्रेस निकालेंगे। तो वही तो कह रहा है कि dy/dt अगर 8 गुना चेंज हो रहा है dx/dt के तुलना में, तो उस जगह का पॉइंट का क्या निकालिए, एड्रेस निकालिए, उस पॉइंट का एड्रेस निकालिए, तो x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ से 6 dy/dt जो है उसका वैल्यू कितना दे दिया है, यहाँ dy/dt की जगह 8 लिख सकते हैं, 8 dx/dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर dy/dt की जगह 8 dx/dt लिख सकते हैं ना, 6 हो गया, और dy/dt की जगह 8 dx/dt लिख सकते हैं। 3x² ये तो dx/dt ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या रह जाएगा dx/dt रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ से बात आएगा, ये यहाँ तक सॉल्व किए हैं, अब इधर सॉल्व करते हैं। इधर जो हो जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा 48, 48 dx/dt, 8 6 48 dx/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt। अब देखिएगा दोनों तरफ dx/dt है, दोनों तरफ dx/dt है, दोनों तरफ ये ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि ये जो है गुणाम है तो उधर जाएगा तो भागा में तो कट जाएगा, तो इधर भी dx/dt है, इधर भी कट जाएगा, और 3 से ये कटेगा तो कितना बार में 3 एकम 3 और 3 3 3 6 16 48, यानी x² का जो वैल्यू आया कितना आया 16 आया। समझ में आया कि 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 48, इधर x² बचा, इधर क्या बचा 16, dx/dt कट गया, यहाँ से ये आया था dy/dt का 8 dx/dt रखें 3x² dx/dt, dx/dt कट गया, और 3 से अगर काटते हैं तो कितना आया 16, 3 से काटते हैं तो कितना आया 16, और इधर क्या है x² है, तो हम लोग को क्या पता चल गया x² का वैल्यू 16 है। अब x² को इधर लिखिए या इधर लिखिए, बात तो इधर है ना, बराबर के ये साइड लिखिए चाहे ये साइड लिखिए, x² को इधर लिख दिया 16 को उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। x² जैसे कि अगर 16 इधर है और x² इधर है, यही ना है, तो यही चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें x² बराबर 16, बात तो ही ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हम लोग x² बराबर 16, अब x का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट अगर करते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 16 इन होगा, तो x का वैल्यू +-4, यानी x का वैल्यू 4 आया और -4, दो वैल्यू आया, x का वैल्यू 4 भी आया और -4 भी आया। तो यहाँ से देखिएगा कि जब हम लोग x बराबर 4 लेंगे तो इसमें रखते हैं 6y x³ + 2, अगर यहाँ 4 आप लोग पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, y बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, क्या आएगा, अगर यहाँ पर आप लोग x का वैल्यू 4 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर हमको लगता है कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हाँ इसे देखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं मिल पाएगा। देखिए
यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग क्या है 6y, जब हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग 6y एक्स क्यूब प्लस 2 है, जब हम लोग x बराबर 4 रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा, इसको रफ में कर लेते हैं, रफ में करेंगे तो 6y 4 का क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो 6y अगर 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब प्लस 2 कितना हो जाएगा 6y 4 का स्क्वायर क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 है 2 66, तो 6 से काटेंगे तो 11 आएगा। आप लोग रखिएगा x का वैल्यू 4 इसमें, तो y का वैल्यू 11 आएगा, यानी कि 4 आ गया और 11 आ गया, x का वैल्यू 4 और 11। पहला निर्देशांक निकल गया कि 4 और 11। एक निर्देशांक और आएगा कि जब वैल्यू -4 रखेंगे, जब वैल्यू क्या रखेंगे -4, जब x बराबर रखेंगे -4 तो क्या आएगा, तब y बराबर आएगा, यहाँ रख दीजिए -4 का क्यूब प्लस 2 6y -4 का क्यूब -64 प्लस 2 62/6, यानी कि कितना आएगा 2 तिया 6 और 2 तिया 6 2 एकम 2 31/3 31/3, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर ना समझ में आया हो तो क्या कीजिएगा, इसमें रखिएगा x का वैल्यू 4 तो आपको y का वैल्यू 11 मिल जाएगा, और अगर x का वैल्यू -4 इसमें रखिएगा तो 31/3 मिल जाएगा। यानी एक जो आया हम लोग का वैल्यू कितना आया 4 11, एक वैल्यू आया -4 31/3। पहले आप लोग ये फिगर नोट कीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ नोट कीजिएगा, और फिर अंतिम में ये घेरा वाला ब्लैक घेरा वाला नोट कर लेना है, ठीक है ना। अंतिम में ये ब्लैक घेरा वाला जो है सबसे अंतिम में नोट करना है, ठीक है ना। पहले इस फिगर को नोट कीजिए, फिर यहाँ से जो भी सॉल्व किए हैं उसको नोट करना है, और फिर सबसे अंतिम में इस ब्लैक वाले को नोट करना है। और नोट करिए, फिर हम आप लोग को वैल्यू भी पुट करके समझा ही देते हैं, अगर आप खुद से नहीं कर पाइएगा। ऐसे खुद से कीजिएगा तो x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 11 आ जाएगा, और जब x का वैल्यू -4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 31/3 आ जाएगा, रखिएगा तो आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या किए, सिंपल सा एक ही चीज़ अब कितना रिपीट करें, इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, x को डिफ्रेंशिएट करें dx/dt हो जाएगा, 2 एक कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब dy/dt का वैल्यू 8 रख दिए, dx/dt कटा 3 से 16 48, वही x स्क्वायर का वैल्यू 16। अब एक ही बात को ज़्यादा रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन तो ऐसे ही आराम से समझा रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। तो एक ही बात को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो कितना बताएं, आप लोग 12th का बच्चे हैं और ये भी इजी क्वेश्चन है इतना। अब देखिए वैल्यू भी पुट करके दिखाई देते हैं आप लोग को। देखिए अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वक्र रेखा का समीकरण है, तो अगर x का वैल्यू 4 लेते तो देखिए 4 अगर रखते तो 4 का क्यूब होगा, x की जगह 4 का क्यूब रख देंगे, क्योंकि हम लोग को y का निर्देशांक फाइंड करना है। तो 4 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है 64 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6y 64 और 2 66, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 66/6, कट कर 11 आ गया ना, समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लोग जब x का वैल्यू -4 रखेंगे तो 6y x क्यूब प्लस 2, यही ना समीकरण, तो 6y -4 का क्यूब प्लस 2 है ना, -4 का क्यूब प्लस 2, 6y 4 का क्यूब -64 प्लस 2 कितना आ जाएगा 62 6y। अब देखिए y बराबर 62/6 कटेगा तो क्या आएगा 31/3 तो आएगा, 2 तिया 6 और 31 दूना 62 हो गया ना। यही था हम लोग को बनाना। अब हम लोग जो है कहाँ चले आए, 11 नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए, यानी इतना देखिए 1 घंटा का टाइम लगा और 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, 6 से 11 यानी कि 6 ही क्वेश्चन ना सॉल्व किए, मतलब कि हर एक क्वेश्चन पर 10 मिनट दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या दे, ठीक है ना, आराम से समझा रहे हैं, भले ही रिपीट नहीं कर पा रहे उतना, लेकिन आराम से एक ही बार में जो समझा रहे, क्योंकि चीज़ें क्या एक बार में समझ जाइए, बार द्वारा रिपीट करने का ज़रूरत ही नहीं। तो एक बार में कंसंट्रेशन आप लोग को हाई लेवल रखना है, और आराम से समझा रहे हैं तो आराम से आप लोग को एक एक स्टेप समझते जाना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि एक बबल है, क्या है, एक बबल है, एक बबल है जिसका, बबल का मतलब समझते हैं ना, बबल मतलब
क्या उसको बुलबुला बोलते हैं, बुलबुला। जैसे पानी में बुलबुला बन जाता है, या फिर साबुन से जब हम लोग नहाते हैं तो उसमें भी तो एक बबल टाइप का बनता है, बुलबुला टाइप का। या फिर पानी में ही देख लीजिए ना, पानी में जब कपड़ा को साफ़ करते हैं तो वॉशिंग करते हैं कपड़ा का, तो उस समय भी कपड़ा को धोते समय क्या बुलबुला बनता है ना, सर्फ का, ठीक है, सर्फ या साबुन का जो भी, तो उसी को बबल कहते हैं, बबल यानी कि बुलबुले, ठीक है ना। तो देखिए एक कहता है क्या कि बबल का जो त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, बुलबुले का जो त्रिज्या है, बुलबुले ही ना कहते हैं, हिंदी में हमको पता नहीं है लेकिन इंग्लिश में बबल कहते हैं, बबल लिखा हुआ, ठीक है ना। तो हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा इसको क्या कहता है, इसे बुलबुले ही बोलते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना। बुलबुले का जो त्रिज्या है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। बुलबुले का जो त्रिज्या है, बुलबुले एक पक्षी का नाम भी है, बुलबुला, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, ठीक है ना। अब देखिए बात यहाँ आती है कि एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। कहता है कि रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा कब, जब उसका जो है बबल का वॉल्यूम किस दर से बढ़ रही हो। बबल यानी कि बुलबुला जो है, बुलबुले किस आयतन की दर से, बुलबुले की आयतन किस दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रही है, यही पूछा है हम लोग से। बस यही जो है फाइनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही कहता है क्या कि बुलबुले का त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। बुलबुले का जो त्रिज्या है वो किस दर से बढ़ रही है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। अगर उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब बुलबुले की आयतन की दर किस दर से बढ़ रही हो, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रही है कि उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाए, किस दर से बढ़ रही हो कि उसका त्रिज्या जो हो जाए 1 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए बुलबुला जो होता है क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर आपको लग रहा है कितना छोटा बोल रहा है, छोटा नहीं बोल रहे हैं। बुलबुला सरफ का या साबुन का कितना ही छोटा ही तो बनेगा, कि इतना बड़ा बहुत बड़ा बन जाएगा, गुब्बारे टाइप का बहुत बड़ा नहीं ना बन जाएगा, एक स्मॉल टाइप का होगा। तो स्मॉल टाइप के लिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और कह रहा है किस दर से बढ़ रही हो, जो बुलबुला बनता है पहले छोटा सा बनता है, मतलब बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब इतना स्पीड में होता है कि कहने के लिए नहीं है। तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रही हो, पहले छोटा बनता है तुरंत बड़ा भी हो जाता है, तो किस दर से बढ़ रही हो उसको कि इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाए, और उसका जो त्रिज्या त्रिज्या जो है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, उसका त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। और एक बात और कि बुलबुला जो होता है एक गोले का टाइप का होता है, हर चीज़ में आपको जैसे बताया नहीं जाएगा, जैसे बैलून में बता दिया था कि गुब्बारा जो है आपको क्या है, गोले के आकार का, लेकिन आप लोग को यहाँ खुद दिमाग लगाना होगा कि जो बुलबुला होता है किसके आकार का होता है, किसके आकार का होता है, तो एक गोले का आकार का होता है। तो देखिए बुलबुले का यहाँ हम लोग आयतन लिखेंगे, बुलबुले की आयतन क्या हो जाएगा, एक गोला, बुलबुला क्या है एक गोला का आकार का है, तो एक गोले का आकार का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। अब हम लोग से पूछा क्या है कि पहले तो हम लोग को दिया हुआ है कि त्रिज्या dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, और r जो है 1 सेंटीमीटर हो जाती है, और वॉल्यूम जो है किस दर से बढ़ रही है ये आप हमको बता दीजिए। यही चीज़ हमसे पूछा है, ये दिया है, ये भी दिया है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए भी का कितना है 4/3 पाई r³, यही ना है वॉल्यूम dt। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 4/3 पाई, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, r³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, r³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r², r³ का डिफरेंशिएशन 3 आगे आएगा, पावर 1 कम होगा तो 3r² हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो 4 पाई r² हो जाएगा। अब 4 पाई r का वैल्यू क्या दिया, 3 से 3 कट गया 4 पाई r², r का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा, यानी सिंपल 4 पाई बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा तो 4 पाई होगा ना। अब यहाँ से पता चल जाता है हम लोग का कि अतः बुलबुले का जो आयतन है, बुलबुले की जो आयतन है वो 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ क्या होगा
वॉल्यूम है, आयतन क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से क्या हो रही है, प्लस में आया तो क्या पता चलता है बढ़ रही है। ऐसे भी क्वेश्चन में बोला था बढ़ेगी ही, तो ऐसे भी आया, आंसर भी हमारा बढ़ ही रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग का ये 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है, हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। और हम लोग इस तरीके से अब 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ 12 नंबर का आंसर दिया है 2 पाई दिया हुआ 12। कौन सा क्वेश्चन बना दिए 6.1 और 11 नंबर का हमारा आंसर आया था -4 घटेगा तो देखिए पहले वाला हम शायद हम लोग मिस्टेक कर क्या कर दिए थे कि 6y(x3) पहले वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो डिस्कस किए ये था ना, अगर हम लोग -4 इसका वैल्यू रख रहे थे तो क्या आता था -64 ना आएगा +2, तो ये घटेगा तो 62 नहीं बल्कि -62 आएगा ना, -62 आएगा। तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे, ये 6 डिवीजन में जाएगा तो 31/2 आएगा, तो माइनस में आएगा क्योंकि इसका माइनस तो अभी भी बचा हुआ है ना, ये -64 है और +2 है, घट कर -62 आएगा, तो -31/2 आएगा ना। तो आप लोग लिखिएगा क्या कि जब -4 है तो -31/2 y का वैल्यू आएगा, ठीक है। क्लियर है, ये डाउट आप लोग का क्लियर हो गया। डाउट नहीं मतलब हम ही छोड़ दिए थे, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और एक डाउट यहाँ पर देख रहे हैं कि आंसर में हम लोग को 12 नंबर में 2 पाई दे रहा है। अब 2 पाई कैसे है ये भी देख लेते हैं। 12 नंबर में क्या दे रहा है 2 पाई। एक मिस्टेक तो हो ही गया है ना, डिफरेंशिएट करने में मिस्टेक हुआ है। देखिए क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ से गौर कीजिएगा। यहाँ से हम लोग को 3r² डिफ्रेंशिएट किए तो dr/dt भी तो आएगा, यही मिस्टेक हो जाता है, इसलिए आंसर चेक कर लेते हैं। क्योंकि पढ़ाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग का मेन फोकस ही होता है कॉन्सेप्ट समझाना, तो कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। आप यहाँ तो है नहीं मौजूद कि आप बता सकते हैं कि ये मिस्टेक हुआ, इसीलिए आंसर देख लेते हैं, तो जाके अगर कुछ मिस्टेक हो तो उसको सुधार सकते हैं। आंसर देखने से ही पता चला, तो ये 3 कट गया और 4/3 पाई r का वैल्यू 1 है, dr/dt का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर होगा क्योंकि त्रिज्या r² है ना, तो 1 का स्क्वायर। dr/dt का वैल्यू हम लोग को 1/2 दे दिया, तो 2 से 2 2 दूना 4 कटेगा ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है क्या, ये 3 तो कट गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। तो 2 पाई 1 का स्क्वायर क्या 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ से क्या पता चला 2 पाई। तो अब लिख लीजिएगा 2 पाई आ गया ना, तो आता है बुलबुले की जो आयतन है वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना, ये क्लियर। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा 12। अब 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। लेक्चर नंबर 2 था, 14 नंबर क्वेश्चन या 13 नंबर, हाँ 13 नंबर पहले बताएंगे ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बलून है, क्या है, एक बलून है जिसका विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। 13 नंबर क्वेश्चन में कह दिया, ऐसे हम लोग को समझना चाहिए। ऐसे बैलून जो होता है सिलेंडर टाइप का भी होता है, बेलन टाइप का भी होता है, तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम लोग को दे दिया तो और अच्छी बात ही है। 13 में बोला है कि एक गुब्बारा बैलून जो है, गुब्बारा लिखे या बैलून, चलिए गुब्बारा ही लिखते हैं। गुब्बारा जो है वो क्या है, गोला टाइप का है। किस टाइप का है, गोला टाइप का है। अब कहता है कि इसका डायमीटर जो वेरिएबल है, डायमीटर का मतलब क्या होता है, व्यास, डायमीटर का मतलब व्यास होता है। तो इसका जो त्रिज्या व्यास जो है वेरिएबल कर रहा है, यानी कि वेरिएबल व्यास जो है फाइंड द रेट, व्यास जो है यानी कि परिवर्तन
व्यास, या फिर व्यास ही लिखते हैं ना, डायरेक्ट व्यास लिखते हैं। कितना दिया हुआ है 3/2 2x + 1। तो यहाँ से हम लोग का त्रिज्या अगर निकालना चाहें तो त्रिज्या क्या निकल जाएगा, r त्रिज्या निकल जाएगा। व्यास क्या जानते हैं, d = 2r होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का दुगना होता है। व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। तो अगर r हमको चाहिए तो d/2 करना पड़ेगा ना। ये फॉर्मूला जानते हैं ना, d = 2r होता है, यानी कि व्यास जो होता है दुगना होता है त्रिज्या से। तो r को निकालने के लिए 2 से भागा देना पड़ेगा। r को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से व्यास में भागा देना पड़ेगा। तो 3/2 को 2 से भागा देंगे और 2x + 1, तो 2 से भागा देंगे मतलब क्या हो जाएगा 1/2। ये भिन्न का भागा जानते हैं ना, भागा होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बटा में जैसे कि 3/2 है, 2/1 है। भिन्न के भागा में क्या होता था, जैसे 3/4 है, भागा 1/2 है, तो क्या होता था 3/4 गुना में 2/1, ये मल्टीप्लाई पलट जाता था ना। तो उसी तरीके से ये बटा का मतलब क्या है, भागा है, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो भागा में गुना में जाएगा, तो ये 1/2 बन जाएगा ना। तो ये 2 2 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि अगर 2 से इसमें भागा देंगे तो 2 में ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा। 2 से अगर इसमें भागा दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कि 3/4 2x + 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 2 जो है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इसको जब मल्टीप्लाई, ये जो भागा है तो क्या होता है, पलटी हो जाएगा। भागा में क्या होता है, पलटी हो जाता है। तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो ये 3/4 और क्या हो जाएगा 3/4 2x + 1। समझ में आया ना, ये बेसिक सा था तो बता दिए आपको। अब 13 नंबर में यहाँ तो समझ में आया कि त्रिज्या क्या होगा। तो बोल रहा है कि x के रिस्पेक्ट में, यानी x के सापेक्ष में आप ये बताइए कि वॉल्यूम की चेंज किस दर से चेंज हो रही है, यानी कि गुब्बारा का जो आयतन है किस दर से चेंज हो रही है। गुब्बारा का आयतन, आयतन ही ना बोला है, गुब्बारा का आयतन किस दर से परिवर्तन हो रही है, किस दर से परिवर्तन हो रही है, ये आप हमें बता दीजिए। यही ना क्वेश्चन किया है। ये यहाँ समझ में आया ना, 2 से डिवाइड किए तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको अगर भिन्न के भागा में क्या करते थे, गुना कर देते और उसको पलट देते थे। तो ये पलटी होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 3/4 2x + 1 ये त्रिज्या बन गया। तो गुब्बारा का आयतन किस दर से परिवर्तन हो रही है, गुब्बारे के आयतन में, गुब्बारा का आयतन किस दर से, गुब्बारे के आयतन किस दर से परिवर्तन हो रही है, गुब्बारे के आयतन में किस दर से परिवर्तन हो रही है, गुब्बारे के आयतन में किस दर से परिवर्तन हो रही है, गुब्बारे के आयतन में किस दर से परिवर्तन हो रही है, ये आप बताइए। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन था हम लोग को, यहाँ गुब्बारे के आयतन में किस दर से परिवर्तन होगा। तो पहले लिखते हैं गुब्बारा का आयतन क्या होगा। गुब्बारा का आयतन देखिए, एक गुब्बारा जो है ये किसके आकार का है, गोले का आकार का है। तो गोले का आकार का है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ हो जाएगा। और हम लोग से बोला क्या है कि dv/x के सापेक्ष में, यहाँ ध्यान रखिएगा कि किस दर से परिवर्तन हो रही है, ये आप बताना है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, यानी x के रिस्पेक्ट में बोला है निकालने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हम लोग को, x के सापेक्ष में। तो d जो वॉल्यूम है उसको x के सापेक्ष निकालना है। तो v का वैल्यू, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr³/dx। अब यहाँ से देखिए कि d 4/3 πr का वैल्यू यहाँ क्या दिया, त्रिज्या जो परिवर्तन हो रही है, परिवर्तनशील व्यास था, व्यास जो था तो कांस्टेंट नहीं था, परिवर्तनशील था। तो अगर परिवर्तनशील था तो त्रिज्या भी परिवर्तनशील होगा, क्योंकि व्यास से ही तो त्रिज्या बना, और त्रिज्या भी परिवर्तनशील होगा जब व्यास परिवर्तनशील था। तो यहाँ से त्रिज्या का वैल्यू लिखेंगे तो 3/4 और 2x + 1 का क्यूब। समझ में आया ना, यहाँ 4/3 पाई लिखें, r का वैल्यू जो भी है, r का वैल्यू 3/4 2x + 1 है, इसको पुट किए और इसका क्या है, क्यूब है, r जो है r का क्यूब। तो यहाँ r का हम लोग क्या कर दिए, r का हम लोग क्या कर दिए, क्यूब कर दिया। x के सापेक्ष में इसको क्या करना है, बस अब डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन को हम लोग अब मिटा देते हैं, त्रिज्या जो भी जरूरत था हम लोग त्रिज्या यहाँ यूज कर लिए। x के सापेक्ष हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, जो कि डिफ्रेंशिएट कर ही रहे, तो क्वेश्चन को मिटाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा।
गुब्बारा एक गोले के आकार का, ये भी बात हम लोग समझ गए हैं। ये सब देखिए, यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो पहले ये बात समझिए कि d 4/3 पाई, 4 बाई क्या है 3 पाई, और जो क्यूब है ये 3/4 पर भी क्यूब है, क्योंकि a और इंटू बी का क्यूब का कहने का मतलब a पर भी पावर क्यूब है और b का भी पावर पर क्यूब है। a ना होता है a और b का होल पर पावर क्यूब का मतलब a पर भी पावर क्यूब है और b पर भी पावर क्या है क्यूब है। तो यहाँ पर 3/4 पर भी पावर क्यूब होगा और 2x + 1 पर भी पावर क्या होगा क्यूब होगा। बात समझ में आया ना। यहाँ से देखिए, और नीचे क्या हो जाएगा dx, क्या था 4/3 पाई, ये तो लिखे ही 4/3 पाई लिखे, लेकिन ये पावर जो क्यूब है 3/4 पर भी होगा और 2x + 1 पर भी होगा। अब ये नहीं कहिएगा कि 2x पर भी होगा और 1 पर भी होगा। 2x + 1 एक प्लस में है, एडिशन में है, तो अगर एडिशन में है तो ये होल का पावर क्यूब आएगा, 2x + 1 को पावर पर होल क्यूब आएगा। अब ऐसा नहीं कहिएगा 2x पर पावर क्यूब आ जाएगा +1 पर पावर क्यूब आ जाएगा, ऐसा कोई फार्मूला अभी तक नहीं बना है, ठीक है ना। फार्मूला ये बना है कि जब a और b मल्टीप्लाई में हो और पावर क्यूब हो तो a क्यूब में आ जाएगा और b क्यूब में आ जाएगा, ऐसा फार्मूला बना है। तो 3/4 जो है 2x + 1 से क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो 3/4 का क्यूब हो जाएगा और 2x + 1 का भी क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 4/3 और पाई जो है और 3 का क्यूब कितना होगा 3 का क्यूब, या फिर यहाँ से हम लोग ये 3 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं और 4 का क्यूब को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 4। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 का क्यूब मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर इंटू 3 और 4 का क्यूब को 4 स्क्वायर 4 इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ कट रहा है, तो यहाँ कट रहा है तो यहाँ काट देंगे, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट काटते तो आप लोग को समझ नहीं आता, इसलिए ऐसा किए। अब यहाँ पर क्या है कि 2x + 1 का पावर क्यूब, ये अभी भी है और अभी भी हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं किए, अभी भी हम लोग अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं। जब तक अंदर सॉल्व नहीं कर लेते तब तक बाहर कैसे आएंगे, तो अभी भी हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं किए, बस कट कर रहे हैं। अब यहाँ से ये कट हो गया, तो यहाँ से हम लोग को 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और पाई है तो 9/16 पाई। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये क्या हो जाएगा पाई। ये कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को बाहर निकाले। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर क्यूब है तो पावर क्यूब आगे आएगा, पावर क्यूब आगे आएगा और पावर 1 कम होता है। अब डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं तो पावर में से 1 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, x आप तो डिफ्रेंशिएट कर ही दिए, ये पावर 2 हो जाएगा और 2x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए समझिएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 जो कि एक कांस्टेंट था तो हम लोग बाहर निकाल दिए और पाई भी एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को तो डिफ्रेंशिएट करते नहीं, कांस्टेंट को डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। अब ये 2x + 1 पर पावर जो क्यूब है उसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 3 पर जो पावर जो 3 है वो आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, तो 2x + 1 पर पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो डिफ्रेंशिएट किए लेकिन अंदर वाला भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x + 1 को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2x को अगर डिफ्रेंशिएट किए तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 होता है और x का तो 1 हो जाएगा, और 1 क्या है कांस्टेंट। यहाँ समझिए कि 2x + 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा 1, x का 1 और +1 एक कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। 2 का 2 हो जाएगा क्योंकि एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल के साथ 2 है इसीलिए 2 0 यहाँ नहीं हो रहा है। 2 एक कांस्टेंट है तो वेरिएबल के साथ आया, अगर 2 अकेला आता तो ये भी 0 बन जाता, लेकिन 2 अकेला नहीं आया, वेरिएबल के साथ आया, तो वेरिएबल के साथ आया तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना। तो 2, अब यहाँ पर dx/dt क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ t के सापेक्ष नहीं बोला क्योंकि x को x के सापेक्ष ही बोला, यहाँ x वेरिएबल है और x के सापेक्ष में बोला, तो x को x के सापेक्ष में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते तो वैल्यू 1 ही आता है। तो यहाँ 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 2 को काटेंगे तो कितना आएगा 2 × 8 = 16, 2 से ये कटेगा तो 2 × 8 = 16, अब ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे कि अतः गुब्बारा जो है गुब्बारा का
आयतन, गुब्बारा का आयतन जो है, गुब्बारा का आयतन 27/8, गुब्बारे का आयतन जो है 27/8 पाई 2x+1, यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। गुब्बारे का जो आयतन है 4/3 पाई r³ होता है, और इसको जो हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, मतलब इसको पहले फार्मूला लिखे, फिर r का जो वैल्यू था उसको पुट किए। पहले जो r का वैल्यू लिखे थे ना, व्यास से r का वैल्यू निकाले थे, उसको पुट किए। फिर आगे का जो भी सॉल्यूशन है, आगे का जो भी सॉल्यूशन है 3/4 का क्यूब किए, फिर 2x+1 पर भी पावर क्यूब जाएगा, फिर उसको क्यूब करके इसको ऐसे ऐसे काटे, 3 का स्क्वायर 3 लिखकर काटे, 4 का स्क्वायर 4 लिखकर काटे, और 3 तिया 9, 4 चौक 16, 2 8 16, ये डिफ्रेंशिएट किए तो पावर आगे आएगा, पावर एक कम होगा, 2 8 16, तो 3 9 तिया 27, 2 8 16, 27/8 पाई, ये स्क्वायर हुआ। तो नीचे वाला पार्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि अतः गुब्बारा का आयतन 27/8 पाई 2x+1, इसको अगर क्या करें 2x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो और लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा यही है कि हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। इतना की स्क्वायर क्या चीज़ आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। हालांकि इसमें वैल्यू नहीं दिया है कि सेंटीमीटर में होगा कि सेंटीमीटर में होगा या मीटर में, या देख लेते हैं इसमें आंसर क्या दिया है। तो 6.1 का जो आंसर दिया है कितना 13 नंबर का, वो डायरेक्ट ही इतना दे दिया है कि इतना की दर से क्या हो रही है, क्या कह रहा था चेंज ना, क्या कह रहा था, फाइंड द रेट द चेंज ऑफ द इट्स वॉल्यूम। मतलब कि इसका क्या है, गुब्बारे का आयतन 27/8 पाई 2x+1 की स्क्वायर की दर से परिवर्तित हो रही, की दर से परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित हो रही है। गुब्बारे का आयतन जो है इतना की दर से परिवर्तित हो रही है, इतना की दर से परिवर्तित हो रही है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। ठीक है ना। अब है 14 नंबर, 15, 16, 17, 18। ठीक है ना। हम लोग का टाइमिंग कितना हो चुका है, लगभग 1.5 घंटा का वीडियो बन चुका है। तो आज हम लोग यहीं ब्रेक लेते हैं। अब बचा कितना क्वेश्चन, काफ़ी आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किए, इसलिए 1.5 घंटा लगा। और लगभग हम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व किए, 13, यानी कि 3 और 5 8 क्वेश्चन ही मात्र सॉल्व किए 1.5 घंटा में। 8 क्वेश्चन मतलब 10-10 मिनट तो सब क्वेश्चन पर दिए ही। ठीक है ना। 10-10 मिनट यानी 60 और 30 कितना होता है, 90 मिनट। और हम लोग क्वेश्चन 8 ही डिस्कस किए, तो काफ़ी टाइम दिए हैं। ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को समझाएं, 10 मिनट अगर एक क्वेश्चन पर दिए तो मतलब समझिए कि इसमें काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, और 10 मिनट देने का मतलब काफ़ी डिटेल में काफ़ी आराम से समझाए हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इस लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा और सॉल्व करने का समझने का प्रयास कीजिए। समझ जाएगा तो खुद से सॉल्व कर ही लीजिएगा। तो समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा। और बाकी जो हम लोग को यहाँ कहाँ तक सॉल्व किए, 13 नंबर तक। 14 जो है 14 नंबर एक क्वेश्चन है, बाकी उसके आगे का जो 15, 16, 17, 18 है कुछ नहीं है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, एक्स का वैल्यू पुट करना है। जो हम लोग टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट जो जैसे एग्जांपल में कैसे सॉल्व किए थे कि डिफरेंशिएट किए थे और एक्स का जो भी वैल्यू था उसको पुट कर देते थे, आंसर आ जाता था। उसी टाइप का 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन है। सिर्फ एक 14 नंबर क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कल करेंगे। बाकी 15, 16, 17, 18 तो डिफरेंशिएट करके आंसर पुट कर देंगे। ठीक है ना। आधा घंटा में ये 4-5 क्वेश्चन जो भी है डिस्कस हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन जो भी है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये लेक्चर 2 को यहीं एंड करते हैं। लेक्चर 3 में मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या करें, 6.2 को स्टार्ट करें, उसके एग्जाम्पल को सीखेंगे, उसको थ्योरी कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।